हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम में मैंने आपको कॉमर्शियल बैंक वगैरह थोड़ा सा बताया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने बैंक वगैरह क्या होते हैं थोड़ा सा बताया था, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था शैडो बैंकिंग के, कि शैडो बैंकिंग क्या होता है और सारी चीज़ें। आपको लग रहा होगा मैंने नहीं बताया था, बट मैंने ओवरली बोला था आपको, ठीक है। और डिफरेंस समझा था आपने सेंट्रल बैंक में और आपका कॉमर्शियल बैंक में, राइट। वाणिज्यिक बैंक में, केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में डिफरेंस समझा था। तो बैंकिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अब ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक जो होते हैं, जैसे बैंक जो काम करता है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं और लोग काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और एक एक करके सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग के प्रकार, ठीक है, तो बैंकिंग आप कई प्रकार के बैंकिंग खुद करते होंगे, जैसे ई बैंकिंग करते होंगे, राइट, मोबाइल बैंकिंग करते होंगे, है ना। तो इसको आपको बैंकिंग कहते हैं। कोर बैंकिंग भी आप लोग करते हैं। कोर बैंकिंग मतलब आपकी सपोज करो ब्रांच है लखनऊ में और आप जाके दिल्ली में पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, दिल्ली के बैंक से पैसा निकाल रहे हो। सेम मतलब एसबीआई है दिल्ली में और एसबीआई है आपका लखनऊ में। तो आपने क्या किया, आपका ब्रांच कहाँ पे है, लखनऊ में, और आप लखनऊ से चले गए दिल्ली किसी काम से, तो आप अपने ब्रांच में जाकर चेक के थ्रू या जैसे भी आपने पैसे निकाल लिए, तो उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग। तो आपने कोर बैंकिंग भी यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है। तो एक टर्म हम समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डलवाता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद आप लिख लीजिए, ठीक है ना। बैंकिंग के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए, उसके अंदर आप चलो नंबर में लिख देता हूँ, वैसे आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। एक तो होता है कोर बैंकिंग, ठीक है, नंबर 1। सेकंड होता है आपका ई बैंकिंग, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, शैडो बैंक होते हैं, ये भी लिख लीजिए, शैडो बैंक या शैडो बैंकिंग भी बोलते हैं, जो भी। हाँ, यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग या यूनिवर्सल बैंक भी जनरली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक, लीड बैंक, ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा अपना, लीड बैंक 6 डाल लीजिए, लीड बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग या टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक तो नहीं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग का क्या हो गया आपका, कोर बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, शैडो बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, लीड बैंकिंग और आपका डेवलपमेंट बैंकिंग, राइट। जो चीज़ें रह जाएंगी आप अन्य डाल के या अदर्स डाल के लिख देते हैं, या फिर यूनिवर्सल बैंकिंग को ही हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, जिसे आप लगभग सारे टर्म पढ़ेंगे। कोर बैंकिंग क्या होता है, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, शैडो बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग को आप ये समझ लो सार्वजनिक बैंक या सार्वजनिक बैंक जिसको बोलते हैं ना, तो ये मतलब निकल जाता है इसका, या पब्लिक बैंक हम जिसको बोलते हैं, सार्वजनिक, राइट। तो ये थोड़ा सा समझ के रखिए, सार्वजनिक बोलते हैं, पब्लिक बैंक बोल देते हैं, उसको हम बेसिकली यूनिवर्सल बैंकिंग बोलते हैं। लीड बैंक का भी समझेंगे कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है, वो टर्म्स हम वहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कोर बैंकिंग, पहला वाला हेडिंग डालिए कोर बैंकिंग, ठीक है। इसमें लिखिए, इसके अंतर्गत बैंकों की शाखाओं को, इसके अंतर्गत बैंकों की शाखाओं को एक दूसरे के साथ नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक की शाखाओं को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बैंकों को विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग सुविधाएं मिल जाती है। परिणाम स्वरूप बैंकों को विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है, मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको समझाया। क्या है लॉजिक, मान लेते हैं LKU लखनऊ में आपका ब्रांच है SBI का, आपने यहाँ पे अकाउंट अपना ओपन कर रखा है। अब किसी काम से आप लखनऊ से क्या चले गए, दिल्ली चले गए, ठीक है, मान लेते हैं हम दिल्ली चले गए। अब आपको पैसे, आप ATM लेके गए थे बट ATM काम नहीं कर रहा, तो आपको लगा कि मैं पैसे कैसे निकालूँ। आपके पास चेक बुक था आपका, ठीक है। आप क्या किए, चेक लेके चले गए, सेल्फ चेक करके आप SBI के ब्रांच में, सर मुझे पैसा निकालना है। तो आपका ब्रांच कहाँ है, लखनऊ में।
अब एसबीआई का ब्रांच यहाँ है, ये कह देता कि नहीं आप जाके अपने ब्रांच में निकालिए, आपको वहीं से पैसा निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। लेकिन चेक से तो आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हो। तो क्यों ऐसा पॉसिबल है, किसकी वजह से पॉसिबल है? कोर बैंकिंग सारे ब्रांचेस को इंक्लूड कर दिया। कैसे? आप सपोज करो एसबीआई की यहाँ ब्रांच रहती है, एसबीआई की यहाँ ब्रांच रहती है, दोनों जगह ब्रांच है, बस सोच के देखिएगा, ठीक है। दोनों जगह आपकी एसबीआई की क्या है, ब्रांचेज हैं। बट अगर ये एक दूसरे से लिंक ना होते तो एसबीआई का खाता जितना है लखनऊ में, वो दिल्ली वालों को पता नहीं चलता। जब आप चेकबुक लेके भी जाते या पैसा निकालने भी जाते, ठीक है, तो वो कहता है कि हमें पता ही नहीं कि आप कौन हो। क्यों? क्योंकि आपका खाता इनके पास तो है ही नहीं। अभी आप चेक दोगे तो इनके पास खाता ऑनलाइन मिल जाएगा। क्यों इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किसके थ्रू? कोर बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सेम एसबीआई के ही ब्रांच में जाते हैं। अगर लिंकिंग नहीं होती तो यहाँ के एसबीआई वालों को यहाँ के लोगों के खाते का डिटेल नहीं पता रहेगा, और लखनऊ के लोगों का एसबीआई जो दिल्ली में है उसको भी कोई चीज़ पता नहीं रहेगी। सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक ब्रांच में इंफॉर्मेशन जो है एक के पास पूरी उसी ब्रांच की रहेगी, किसी अदर ब्रांच की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। किसकी वजह से पॉसिबल है? कोर बैंकिंग की वजह से। फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा तो फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, हमने एक सिंपल सा चीज़ आपको समझाया। क्या? आपका अकाउंट है कहाँ पे? एसबीआई में, ठीक है। कौन से ब्रांच में? लखनऊ के ब्रांच में, ठीक है। लखनऊ में आपका एसबीआई का अकाउंट है और आप चले गए दिल्ली, आपको एटीएम से पैसा निकालना था, पैसा नहीं निकला, आप सोचे बैंक में जाते हैं, बैंक से पैसा निकाल लेते हैं। सिंपल से रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं। अब आप एसबीआई में गए, एसबीआई से आपने पैसा निकाल लिया, ठीक है। एसबीआई दिल्ली में जाके वहाँ से आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, आराम से निकल के आपके साइन इन कराया और निकाल लिया। अब ये सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल है? ये सारी चीज़ें किस वजह से पॉसिबल है? कोर बैंकिंग की वजह से। कोर बैंकिंग में क्या करते हैं, सारे ब्रांचेस को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, जैसे नेटवर्क के थ्रू। जैसे मान लेते हैं एसबीआई यहाँ पे लखनऊ था, इसको इंटरनेट के थ्रू या जैसे भी कह दीजिए दिल्ली वाले को जोड़ दिया, फिर ऐसे ही अमृतसर वाले को जोड़ दिया, फिर ऐसे ही राजस्थान वाले को जोड़ दिया, राइट। ऐसे ही फिर उत्तराखंड वाले को जोड़ दिया। तो ऐसे सबको ग्रिड की तरह जोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके पूरा एक दूसरे को, सबकी इन्फॉर्मेशन सबको है। तो मतलब ऐसा नहीं सारे ब्रांच को एक सबकी इन्फॉर्मेशन है, तो हर ब्रांच के रूट्स हर ब्रांच से कनेक्टेड है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब जब ये बंदा पैसा निकालने गया तो इसको आराम से मतलब पैसे इसने आराम से निकाल सका। अब अगर मान लो यही इंटरलिंक्ड नहीं होते, ये जो जाल बना हुआ है, अगर ये जाल नहीं रहता, कटा रहता, इधर से कट जाता, ये पूरा ये कट जाता, सबके पास बस अपने अपने ब्रांच की इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपने अकाउंट खुलवाया एसबीआई में और कहाँ पे? लखनऊ ब्रांच में। तो अगर आप दिल्ली के ब्रांच में जाओगे तो ये आपको पहचानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास आपकी कोई डिटेल है ही नहीं। इसके पास ना आपका अकाउंट नंबर है, ना आपकी कोई डिटेल है। तो आप जाके पासबुक लेके भी जाओगे ना कि सर मेरा पासबुक है एसबीआई का, मैं आपका ही ग्राहक हूँ। नहीं, मेरे पास नहीं, आप एसबीआई लखनऊ के ग्राहक हैं, हमारे ग्राहक नहीं है। तो आप क्या पैसा निकाल पाता? आप देखो, अब ये लखनऊ से दिल्ली आते हैं, पैसा निकालना होता है, क्या पैसा निकाल पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको बैंक जानेगा ही नहीं। सेम लॉजिक आप ऐसे लगा सकते हो। ये तो मान लो मैंने सेम ब्रांच का दे दिया। अगर कैसे नहीं जानेगा, इसका तरीका समझिए। अगर आप एसबीआई में आपका अकाउंट होता और जाके आप पंजाब में पैसा निकालने जाते तो निकलेगा नहीं, क्योंकि कहेगा मेरे यहाँ तो आपका खाता ही नहीं है। तो सेम इसी कंडीशन में हो जाएगा कि एसबीआई में ही खाता है, बट वो क्या है, लिंक्ड नहीं है। तो किसकी वजह से पॉसिबल है? कोर बैंकिंग के। तो देखो, मैं सिंपल सा एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कोर बैंकिंग का सिंपल सा मतलब है कि सारे ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि आप किसी भी ब्रांच में जाओ तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही ब्रांच से मिल जाए। किसी भी ब्रांच में जाओ, जिस ब्रांच में जाओगे आप बोलोगे कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, प्लीज़ मेरा इसका डिटेल दे दीजिए, तो आपको पूरी डिटेल आपको बता सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब एक कॉन्सेप्ट लाते हैं लीड बैंक का। कहाँ लिखा था हमने? ये वाला लिखिए, लीड बैंक। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले वो सारी चीज़ें हम आपको थोड़ा सा कवर करते चलते हैं ना। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल वाली चीज़ें तो आगे पढ़ेंगे। अब लीड बैंक का मतलब क्या है? तो 1969 में 2 समितियां आई थी। उन समितियों के आप नाम एटलीस्ट लिख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आई थी गॉडगिल समिति, या गॉडगिल समूह बोलते हैं। ठीक है, गॉडगिल समूह बोलते हैं। और एक नरीमन समिति आई थी, क्या नाम था? नरीमन। ठीक है, नरीमन समिति आई थी, तो याद रखिएगा, नरीमन समिति। 2 समितियाँ थी, एक गॉडगिल समिति थी, एक नरीमन समिति थी। बेसिकली इनकी सिफारिशें क्या थी? लीड बैंक का मतलब क्या होता है समझिए। ठीक है, यही भी समझते हैं।
मैं एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये पूरा आपका दिल्ली, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मान लेते हैं ये आपका वाराणसी है, ठीक है, मान लेते हैं आपका वाराणसी है, ठीक है। अब वाराणसी के अंदर यहाँ पे कौन सा बैंक है, मान लेते हैं यूको बैंक है, यहाँ पे एसबीआई है, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे एक्सिस बैंक है, यहाँ पे आईसीआईसीआई है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मान लेते हैं काशी ग्रामीण बैंक समथिंग करके ऐसे आता है ना, यूनियन बैंक का रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मान लेते हैं कि आपका यूको बैंक, एसबीआई, एक्सिस है, यूबीआई है, आईसीआईसी है, केजीएस है, केजीबी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके यहाँ हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब होता क्या था कि अब ये जो है काशी ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कुछ ऐसे एक दो बैंक और हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक दो बैंक ऐसे और हैं। अब बनारस को पूरे डील कैसे करना है, अब एक ब्रांचेस, सपोज करो ये सारे ब्रांचेस बनारस में एक ही प्लेस पे खुल जाए। मान लेते पूरा बनारस था, मैंने एक एक जगह बना दिया, अब इनको मैं अगर एक ही जगह खोल देता, मान लेते एक और मैप बनाते बनारस का, मैं सारे ब्रांचेज एक जगह खोल देता, बाकी आधा पूरा बनारस छोड़ देता, ठीक है। यहीं पे एक्सिस बैंक, यहीं पे यूबीआई, यहीं पे यूनियन बैंक, यहीं पे केजीबी, यहीं पे आईसीआईसी, यहीं पे यूबीआई, यहीं पे एक्सिस, सारे ब्रांच हमें बैंक यहीं पे खोल देते हैं। मान लेते हैं एचडीएफसी, जो भी आपको नाम याद आ रहा होगा जिसमें भी आपका अकाउंट है। सर आप ये नहीं सोचना कि सर आपने ये छोड़ दिया बैंक ऑफ बड़ौदा है सब, ठीक है। 12 नेशनलाइज बैंक है टोटल इस समय, ये आप टाइम के साथ अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, सारे बैंक एक साथ इकट्ठा कर दिए, तो क्या बैंकिंग सिस्टम पूरे बनारस के लिए सही से काम कर पाएगा? नहीं। ये जिस एरिया में खुला होगा उसी, मान लेते हैं ये बनारस का कैंट है, वाराणसी कैंट है, ठीक है, वाराणसी कैंट वाला इलाका है, या कैंट जहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह है, ठीक है। मान लेते हैं वाराणसी कैंट का ही प्लेस है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सारे बैंक यहीं पे। अब उसके अलावा अगर बीएचयू के पास चले जाओ, लंका बीएचयू जो बनारस में बेसिकली है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके पास चले जाओ तो आपको बैंक मिलेंगे नहीं। मान लेते हैं ये इधर है, अब तो क्या इनको इधर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी? नहीं। तो लीड बैंकिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट लाने का मतलब ये था कि पूरे एक तो जिले में, जिले स्तर पे बेसिकली बात करते थे कि जिले स्तर पे हम क्या करेंगे, एक बैंक को नामित करेंगे, इसमें से कोई भी एक बैंक लेंगे, कहेंगे चलो यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे, तुम आज से लीड बैंक हो। क्या हो? लीड बैंक हो, ठीक है। लीड बैंक का मतलब क्या है? लीडर बैंक हो। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा? अब इनको बोलेंगे तुम्हारा काम है कि तुम ये इंश्योर करो कि जो बैंक्स है ना अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सके। मतलब क्या है इसका? सिंपल सा मतलब ये है कि जो बैंकिंग सुविधाएं हैं ना वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। देखो, मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज़ करने का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि आप मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सको, ठीक है। और आउटपुट देने के लिए क्या होना चाहिए? एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपका स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टेड तो आपका जो आपका स्टार्टअप हो या फिर स्टार्ट जो करो आप ब्रांच का, वो आपको एक बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए। अब इसमें क्या है, जैसे अगर एक ही जगह आप सारे बैंक ब्रांचेस खोल देते हैं, चाहे सारे बैंक मिलके एक साथ एक ही के पास खोलते हैं, तो बाकी बैंकिंग सुविधाएं बहुत दूर दूर के लोगों को मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ होता है। लेकिन अगर ऐसे करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वे में करेंगे, तो इसमें से चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी, है ना, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। प्लस गांव में बैंक नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं, ट्रेवल ईजी नहीं होता है, और गांव की लाइफ, मतलब जो शहर में रहता है उसको गांव की लाइफ अच्छी नहीं लगती है, राइट। उसको भीड़ भाड़ वाली जगह और ईजी टू एक्सेस चाहिए, सामान कुछ चाहिए तुरंत मिल जाए, ऐसी सुविधाएं चाहिए होती है शहर के लोगों को, ठीक है। तो अब वो सारी सुविधाएं जो बैंक में काम करते कर्मचारी, कई बार उनका घर शहर में होता है और उनको देहात मतलब गाँव जैसी जगह पर मिल जाता है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लीड बैंक क्या करते हैं बेसिकली, एक तो लीड करते हैं, सारे बैंकों के साथ कोऑपरेट करते हैं कि भैया आज से तुम लीड बैंक हो। आरबीआई बना देता है कि आप इस एरिया का आप लीड बैंक के हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, सबके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे कि आप इस इतने एरिया तक लोन बांटो, आप 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 इतने एरिया तक लोन डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबको एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता है जिससे कुछ भी छूटे ना। सबको कह दिया जाता है कि आप इस एरिया में काम करेंगे, इतना आप चीज़ें करेंगे। तो आप कई बार देखोगे ना, जब गाँव वगैरह में रहते होंगे आप, कई बार सपोज करो एसबीआई की ब्रांच गए कि सर क्या है, खाता खुलवाना है, ठीक है। तो आपसे कई बार उन्होंने बोला होगा, मालूम है क्या, कि इस वाले ब्रांच में खाता नहीं खुलेगा। मान लेते हैं एसबीआई का ब्रांच ही ब्रांच में दो जगह है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका एक प्लेस है लंका, जो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, और प्लस एक मान लेते हैं सारनाथ, सबने नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश यहीं पे दिया था। तो एक लंका था, एक सारनाथ था, एसबीआई यहाँ पे है,
ठीक है, 2 SBI होगी, एक लंका पे, एक वाराणसी सारनाथ में। अब बेसिकली क्या है, आप रहने वाले इसके पास को, मान लेते हैं कहीं आपका घर इधर है, ठीक है, आप चले गए यहाँ पे लंका वाले पे, बोले सर मेरा अकाउंट खोलना है, तो उसने आपका एड्रेस देखा, आपका एड्रेस कहाँ पे, सारनाथ के पास में है, तो उसने बोला कि आप इस ब्रांच में जाइए और यहाँ पे खाता खुलवा लेंगे, आपके घर का एरिया का, आपके एरिया का बैंक कौन सा है, SBI सारनाथ है, तब जाके वहाँ पे खाता खुलवा लीजिए। कई बार आप लोगों के साथ हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अपने पापा या दादा से पूछेंगे तो बहुत बार ये बताएंगे ये टर्म कि हम कई बार उस ब्रांच में गए, उन्होंने कहा कि वहाँ से नहीं, आप जाके अपने पास वाले बैंक से खाता खुलवाइए। तो वो किसकी वजह से है, वो लीड बैंकिंग वजह से, सारे बैंकों को लीडर बना दिया जाता है, मतलब उसमें से किसी एक को, ठीक है, लिखेंगे अभी, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, ये दोनों समझेंगे। लीड बैंक के बाद डेवलपमेंट बैंक पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी जो उधर रहेगा वो पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, दोनों लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने समझा ही दिया, तो ये लिखते हैं, इसके बाद ये लिखवा के भी समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए राइट डाउन करिए, लीड बैंकिंग, हेडिंग डालिए लीड बैंकिंग। सन 1969 में 1969 में गॉडगिल समूह की रिपोर्ट के आधार पर, गॉडगिल समूह की रिपोर्ट के आधार पर बैंकिंग प्रक्रिया का विस्तार करने के लिए, बैंकिंग प्रक्रिया का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्षेत्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए। सन 1969 में 1969 में ही नरीमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर, नरीमन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी वर्ष 1969 में ही RBI ने लीड बैंक योजना की शुरुआत की। इसी वर्ष RBI ने लीड बैंक योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत विभिन्न बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं आपसी सामंजस्य के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर वित्तीय सुविधा का विस्तार करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं आपसी सामंजस्य के माध्यम से क्षेत्रीय आधार पर वित्तीय सुविधा का विस्तार करते हैं। किसी एक जिले में RBI एक बैंक को लीड बैंक नामित करता है, जो अन्य के साथ, किसी एक जिले में RBI एक बैंक को लीड बैंक नामित करता है, जो अन्य के साथ या अन्य बैंक के साथ तालमेल बनाकर जिले में साख सुविधाओं का विस्तार करता है, जिले में साख सुविधाओं का विस्तार करता है तथा ग्रामीण विकास में भी सहायता करता है, ग्रामीण विकास में भी सहायता करता है। हेडिंग डालिए विकास बैंक या डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। विकास बैंक एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है, विकास बैंक एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य न केवल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना है, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना है, बल्कि निवेश को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना भी है। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी दोस्तों, विकास बैंक, राइट। अब विकास बैंक क्या होता है, विकास बैंक कई टाइप के होते हैं। विकास बैंक का पर्पज़ क्या होता है, विकास बैंक का पर्पज़ ये नहीं होता बैंकिंग सुविधा देना, विकास बैंक तो बैंकिंग सुविधा देते हैं, बट उसके साथ साथ उनका एम होता है डेवलपमेंट करना हर सेक्टर में, ठीक है। तभी देखो मैं विकास बैंक के नाम ले रहा हूँ। थोड़ा एक गॉडगिल समिति और नरीमन समिति याद रखिए कब आया था और बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड था, ये कभी भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो हमने ये भी कोर बैंकिंग में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ बैंकिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए विकास बैंक का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट करना। तो कहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे एक तो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं।
और कोई डेवलपमेंट सोच पा रहे हैं कि बैंक और कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं? हाँ, मेनली 4 डेवलपमेंट की हम बेसिकली अभी बात करेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है एग्जिम बैंक। इनका काम क्या होता है ये समझेंगे तो हम आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट जो बैंक होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में औद्योगिक विकास बैंक। अब ऐसे कौन कौन से बैंक होते हैं? सिडबी को बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी ये नाम याद रखिएगा। सिडबी लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, सिडबी, ठीक है। सिडबी देता है एग्रीकल्चर के लिए। आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, पढ़ेंगे अभी हम लोग, नाबार्ड सुना होगा, ठीक है। आवासीय लोन के लिए अगर बात करें, राष्ट्रीय आवास बैंक इनको बोलते हैं, एनएसबी बोलते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको ऐसे एनएसबी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जिम बैंक में बेसिकली क्या होता है? आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लगता है ना। कोई चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक बैंक बना हुआ है। आवास के लिए आपको ये बना हुआ है, नेशनल हाउसिंग बैंक बना हुआ है। किसानों को लोन वगैरह के लिए नाबार्ड बना हुआ है। इंडस्ट्रियल के लिए सिडबी बना हुआ है। मुद्रा योजना आपने सुना होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। मुद्रा योजना के तहत तरुण 3-4 टाइप के लोन भी 3 टाइप के लोन दिए जाते रहे, राइट। कि आप बिजनेस स्टार्ट करना तो आपको इतने तक का लोन मिलेगा, ये बिजनेस स्टार्ट करना तो इतने तक का लोन मिलेगा। मुद्रा योजना के तहत बेसिकली लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो क्या है, ये डेवलपमेंट वाली चीज़ है ना। सिडबी और ये मुद्रा क्या करते हैं, जैसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। नाबार्ड क्या करता है, इसके नाम में ही है, नेशनल, क्या है फुल फॉर्म पता है आप लोग को? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आगे पीछे वाला को देख लीजिएगा, बट मुझे जहाँ तक आता है यही है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर ऐसे नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो ये आवासों के लिए लोन देते हैं। नाबार्ड क्या कहता है, एग्रीकल्चर के लिए देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मतलब अपने देश के अंदर सामान लाना है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। देश के बाहर से सामान भेजना है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, ठीक है, या निर्यात करना बेसिकली, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बड़ा कंफ्यूज होते हैं हम लोग, तो एक तरीका याद रखने का, इम्पोर्ट, देखो आई से है ना, तो इन वाला इन मतलब एंट्री लेना होता है, ऐसे याद रखो, इंपोर्ट इनपोर्ट। तो इससे आपको याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होगा, अंदर लाना, मतलब अगर हमारे भारत देश है तो इसके अंदर हम चीज़ें ला रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब बाहर, जैसे मतलब एग्जिट लिखा होता है ना, एग्जिट, यहाँ पे एक्स आता है, तो इससे याद रखो शुरू का क्या आता है, एक्स से एग्जिट का मतलब अपने देश से सामान कोई बाहर भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ के रखिए, बड़ा काम की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालिए शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग डालिए। लिखिए। अच्छा, पहले शैडो बैंकिंग बता देते हैं क्या होती है, ये जानना है। देखो, मेन बैंक जैसे क्या होता है आपका, एसबीआई हो गया, ठीक है, ये बैंकिंग का काम करते हैं। शैडो बैंकिंग का मतलब सिंपल से कि वो बैंकिंग वाली चीज़ें करती हैं बट इन डायरेक्ट वे में करती हैं। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, शैडो बैंक का एग्जांपल समझ में आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी LIC, सबसे बढ़िया एग्जांपल। क्या, LIC क्या है, शैडो बैंक है। कैसे, ये आपसे पैसा लेते भी हैं EMI के थ्रू या जैसे भी करें इंस्टॉलमेंट में, राइट, पैसा लेते भी हैं, फिर कुछ टाइम बाद आपको पैसा दे देते हैं, उस पर क्या देते हैं आपको, सम % इंटरेस्ट देते हैं या ब्याज देते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बैंकिंग वाला काम करें। अच्छा, LIC लोन भी दे देते हैं ये लोग, ठीक है, लोन भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो ये सारी सुविधाएं देते हैं लगभग। अच्छा, लोन को एग्जिट भी करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में देखो, LIC कोई बैंक नहीं है बट बैंक जैसी अप्रॉक्स सुविधाएं दे देते हैं। तो बैकएंड में कह सकते हो, बैकयार्ड में ये लोग एज ए बैंकिंग की तरह काम भी करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आप पैसा जमा करते हो, वो बाद में कुछ टाइम बाद आपको पैसा दे भी देते हैं, उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। तो एक अच्छा एग्जांपल है शैडो बैंकिंग का, कौन, LIC, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली हम लोग कहते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने समझा दिया LIC का नाम लेके, ठीक है। तो शैडो बैंकिंग क्या होता है, लिख लीजिए।
यह नियमित बैंकिंग व्यवस्था से पृथक है, अर्थात इन मध्यवर्ती संस्थाओं के नियम यह नियमित बैंकिंग व्यवस्था से पृथक है, अर्थात इन मध्यवर्ती संस्थाओं के नियमन में नियामकीय भूमिकाओं का अभाव होता है। नियामकीय भूमिकाओं का अभाव का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, जैसे आरबीआई रेगुलेट करता है, इनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। इनको आईआरडीए वगैरह रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह को, ठीक है। यद्यपि ये संस्थाएं भी ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं। अब देखो, आपके दिमाग में सब बैंकिंग सुविधाएं आपने कहा भी नहीं प्रोवाइड करती हैं, कुछ करती हैं, जैसे एनबीएफसीज। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आज है एलआईसी को, जैसे एनबीएफसी होती है ना, एनबीएफसी बेसिकली आपका छोटे बैंकिंग टाइप में सुविधाएं देते हैं लोग, ठीक है। छोटे छोटे आपको पैसे जमा करते हैं एनबीएफसी में, जमा करते हैं, आपको फिर निकाल सकते हो। तो एनबीएफसी वाला भी, एनबीएफसी को बस बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये भी एक तरह से ना पैसा देना लेने वाला काम ही करते हैं वो लोग, एनबीएफसी भी करते हैं। तो अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। विकासशील देशों में संगठित वित्तीय बाजार के अभाव के कारण शैडो बैंकिंग की भूमिका प्रमुख होती है। शैडो बैंकिंग की भूमिका प्रमुख होती है, जबकि विकसित देशों में शैडो बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको काम आएगा। अब डालते हैं हेडिंग क्या, सार्वजनिक बैंकिंग, ठीक है। अच्छा, ई बैंकिंग का मतलब समझ रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। तो ये लिख ली आप, बस इतना याद रखिएगा। ई बैंकिंग क्या होता है? मोबाइल बैंकिंग। आप मोबाइल के थ्रू क्या कर सकते हो? मोबाइल के थ्रू क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, राइट। जिसको हम बोलते हैं मोबाइल की बैंकिंग, या नंबर डायल करके कर सकते हो, राइट। ये सुविधाएं आपको किसमें मिलती है? मोबाइल बैंकिंग में। ई बैंकिंग में क्या है कि आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, आप उसके थ्रू बैंकिंग कर लेते हो। तो बैंकिंग सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल जाती है। आपको किसी को पैसा भेजना है, आप बैंक में जाके क्या एनईएफटी बैंक से जाके क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ई बैंकिंग के थ्रू आप एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग में हम डायरेक्टली यूपीआई भीम के थ्रू क्या करते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, तो इसमें पेमेंट करते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं सार्वजनिक बैंक या यूनिवर्सल बैंक के बारे में, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। सार्वजनिक बैंक पढ़ेंगे और उसके जो नेशनलाइजेशन होता है उसके कारण क्या क्या होते हैं, और बैंक में ये देखेंगे अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, गैर अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख के रखता हूँ, तो उसके अंदर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।